देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। अच्छा मैं क्या सजेस्ट करता हूं आप लोगों को कि सभी बच्चों को कि पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नाम है ना, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी साथ में देख लीजिए। दोनों चैप्टर मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स देखिए पहले, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों के लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। बिकॉज टोटल मिला के आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ाया गया है, एटम मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। तो अगर दोनों चैप्टर के आप वीडियोस देख लें पहले, टाइम तो लगेगा नो डाउट, ठीक है, उसको टाइम दीजिए अच्छी तरीके से। तो केमिस्ट्री का ये बच्चों बेस है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स पहले देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी लिंक दिया हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, रातों में जागिए, मेहनत करिए, कर लीजिए पहले कंप्लीट, फिर आपको यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाइए तो अच्छा फील आएगा। वैसे मैं पूरी आपको बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है कोई। हाँ बच्चों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। ओके, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एटम के लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये हमको बताना है बच्चों। ऑप्शन ए कह रहा है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, मतलब कह रहा है कि एटम स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। मतलब आप मोटी मोटी भाषा में समझिए कि वो अकेला नहीं रह सकता है। क्या ऐसा क्या पॉसिबल है कि वो हमेशा अकेला नहीं रह सकता? जैसे हम आपको समझाते हैं, समझो जरा, देखो बच्चों, जैसे कि ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक, और ये हाइड्रोजन का एटम है। आपको पता है दोनों कंबाइन होकर वाटर बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सर ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं? ये एक्चुअल में क्या होता है, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शायद जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने पढ़ाया होगा, तो आप वहां पे देखोगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,6। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है अपना ड्यूप्लेट, मतलब इसको कहीं से एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन से, अच्छा हाँ ठीक, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, बात समझो, देखो बच्चों, देखिए ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए 6 है, ठीक, तो 6 है, तो बना लीजिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, बात समझो। और ये हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉन स्टार से दिखा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने 1, तो एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से। अब ध्यान चेक करो, ये वाला हाइड्रोजन कहता है भाई मुझे ये वाला शेयर करा दो, तो मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए इस हाइड्रोजन ने यहाँ से ऑक्सीजन को रिक्वेस्ट किया मुझे ये वाला शेयर करा दो, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन क्या कंप्लीट करना चाहता है ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान चेक करो 1 2 3 4 5 6 तो इसके थे, एक इधर से शेयर करेगा एक इधर से। तो ये देखिए अब ये चीज बन क्या गई, तो जवाब है H2O बन गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ध्यान से समझिए बच्चों कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इसलिए रिएक्शन करके वाटर बनाया, आपस में केमिकल बॉन्डिंग करी, वो सब आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसलिए दोनों कंबाइन हुए आपस में, इंडिपेंडेंटली नहीं रह पा रहे थे। चेक करो इनको, क्योंकि ये डिस्टर्ब था, ये स्टेबल नहीं था क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट था, ये भी स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट है। तो दोनों ने बोला भाई चलो आओ हम लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोई कंपाउंड बना देते हैं जिससे इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इसलिए यहां पे दोनों इंडिपेंडेंटली नहीं रहे बच्चों, कंबाइंड हो गए मौका लगते ही, और ये आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिला। ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आपके हाथ में आते हैं तो आपका हाथ गीला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो हमने यहां पर ये सीखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली नहीं रह पा रहे थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे एटम होते हैं जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं? तो जवाब है हाँ। ग्रुप नंबर 18 में अगर आप आ जाओ, याद है आपको नोबल गैस ग्रुप नंबर 18, हाँ क्या होता था यहाँ, याद करिए, हीना, नीना और करीना, याद है आपको, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, का को हम लिख के काट देते हैं साइड में, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, ठीक है। तो ये क्या होता था, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सिर्फ आप सुन लीजिए, भी सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो बच्चों ये जो नोबल गैस ग्रुप होती है, ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इसको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, हाँ इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं सर? क्योंकि या तो इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है और या तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे कि यहां पे देखिए हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, वो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और नियॉन बच्चों मैं आपको बता दूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो क्या आएगा 2,8। अब चेक करो नियॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, तो बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? और जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये किसी से क्यों रिएक्ट करेगा?
और किसी से जब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ये चुपचाप अकेला रहेगा। कौन से फॉर्म में? तो जवाब है मोनो एटॉमिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेगा? हाँ, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेगा? मोनो एटॉमिक फॉर्म में। मोनो एटॉमिक का क्या मतलब होता है सर? अकेला एटम, अकेला एटम, किसी से कंबाइन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं, उनकी जरूरत है ना, किसी का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, किसी का ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट है। लेकिन ये जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, वैसे तो आप क्लास 11th में जाके पढ़ोगे कि ये ज़ेनॉन रिएक्शन कर जाता है, तो ज़्यादा नीचे हमें नहीं जाना, उसको मत देखो आप ऊपर से ये भी एक्सप्लेन कर दो। नियॉन के एग्जांपल से यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे कि नियॉन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नियॉन क्यों किसी से रिएक्ट करेगा बताइए? तो उसका नेचर कैसा होगा? इनर्ट। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर बात समझ में आई कि इन्होंने जो हमें बोला कि भाई एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो जवाब है नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है, दैट इज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, तो ये सब तो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, ये किसी से नहीं कंबाइन करते, उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो स्टेबल है, उनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताइए इन्होंने बात सही करी कि गलत करी है? हाँ, गलत करी है, क्योंकि इनका कहने का मतलब है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते हैं बेचारे। ठीक है ना, जैसे कि इस केस में आपने देखा जब वो अनस्टेबल होते हैं तो कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल बना देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन कभी कभी का मतलब ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं जो जल्दी से रिएक्ट करते हैं, वो आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन जल्दी ये रिएक्ट नहीं करते, स्पेशल कंडीशंस में ये रिएक्ट करेंगे। बात समझ में आई? तो इन्होंने तो बात गलत कर दी, ये तो इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। तो इसका हम लोग बताइए आंसर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनर्ट गैसेस एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। क्या लिखेंगे? सभी बच्चे कॉपी में लिखेंगे इसका रीजन, इनर्ट गैसेस एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ऑप्शन ए पे मैं टिक लगा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने हमसे ये बोला था कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। आइए जरा और भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन बी देखिए, एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच द मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स आर फॉर्म्ड। यस, ठीक है, आपने देखा बच्चों, एटम ही तो बेसिक यूनिट होता है जिससे मॉलिक्यूल्स बने हैं या जिससे आयन बने हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं मॉलिक्यूल का, ये रहा आपके सामने, चेक करो। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है बताइए? वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम से। तो भाई सही तो बोला उसने क्या कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स मतलब बनाने वाला। तो एटम ही किसको बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स को, और आयंस को भी बनाते हैं। आइए हम आपको बच्चों एक आयन का एग्जांपल देते हैं। आपने शायद एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले ही चैप्टर में पढ़ा हो, आपको हमने कार्बोनेट आयन बताया होगा, CO3 2-। ठीक है, देखा आपने? तो ये जो CO3 कार्बोनेट आयन है, ठीक है ना, और भी कोई आयन मैं आपको दिखा सकता हूं, जैसे कि आप ध्यान से चेक करिए, ऑक्साइड आयन O2-। ठीक है, तो ये चीज़ है नॉट O2-, नहीं, ऑक्साइड की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि ये O2- होता है। ठीक है, तो इसकी बात नहीं करते हैं। तो आप इसको कार्बोनेट से समझ सकते हो। और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा, जैसे जैसे हमने पढ़ाया हुआ है तो क्लास में आपको बताया। देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बताना, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये भी आपका क्या है? एनायन है। एनायन मतलब नेगेटिव आयन, ये भी आपका नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो इस आयन को देखिए, इस आयन पे ये आयन कैसे बना हुआ है बताइए? ये आयन ऑक्सीजन के 3 एटम से और कार्बन का 1 एटम, तो एटम में ही तो कंबाइन हुए। और 2- मतलब 2 इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना क्या आता है? माइनस। अब यहाँ पे क्या कमेंट करोगे कि ये आयन कैसे बना हुआ है बताओ? यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, इसलिए ओनली 1- है। तो आपको धीरे धीरे डाइजेस्ट करना है बच्चों, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि देखिए आयंस भी किससे बने? एटम से। तो स्टेटमेंट ये जो बी वाला है, ये भी तो सही बात कह रहा है कि भाई क्या, कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। बात समझ, ये भी बात इनकी सही है। हमें तो नॉट करेक्ट वाले को टिक करना था, तो इसको हम नहीं टिक करेंगे, तो सही बात है। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। हाँ, ये थोड़ी सी बात देखिए बच्चों, अगर सिर्फ एटम उन्होंने हमें कहीं दे दिया है, जैसे कि देखो हाइड्रोजन का एटम, ठीक, जैसे कि ये देखिए क्लोरीन का एटम, तो जब तक कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता है तब तक उस पर कोई चार्ज नहीं आता। ये आपने क्लास में पढ़ा होगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो जितने इलेक्ट्रॉन दे देता है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बच्चों, याद होगा आपको कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कैसे? 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है ना, बाहर देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से। बात समझ, और लेके क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन। बात समझ,
लेकिन जब तक इसने लिया नहीं था, ये चुपचाप बैठा हुआ था, तब तक तो ये न्यूट्रल था। मतलब एटम न्यूट्रल ही रहते हैं जनरली। वो तो जब कोई केमिकल रिएक्शन करने जाएंगे कहीं पे अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, तब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे, तब उस पर चार्ज आने की संभावना रहती है। तो ये बात भी इन्होंने सही करी हुई बात समझो बच्चों। अगर आपको कहीं पे देखिए क्लोरीन का एटम, कहीं पे अगर आपको सोडियम का एटम ऐसा दिया हुआ है, तो सब न्यूट्रल ही तो होते हैं, अभी इस पर चार्ज नहीं है। सोडियम आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तब उस पर क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये सब आप स्ट्रक्चर एटम सब कुछ जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तो हमें ऑप्शन पे टिक लगाने, इसलिए बस हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा फील कर पाओ। बात समझ में आई? तो ये बात भी तो इसकी सही थी, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद हाँ, एटम्स न्यूट्रल कब नहीं होंगे बताओ? जब वो केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जिस टाइम, तब शायद वो अपनी न्यूट्रलिटी खो दें, क्योंकि उस टाइम शायद वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हो या इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। लेकिन अभी कोई रिएक्शन की तो बात करी नहीं जा रही, जनरली बता रहा है कि भाई एटम न्यूट्रल होते हैं। हाँ, एटम न्यूट्रल होते हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद और एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं? आपको पता है जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। याद है ना आपको कि भूल चुके हो? हाँ, जैसे कि ये देखिए सोडियम की अगर हम आपको बात बताएं तो सोडियम में बच्चों आपको पता है कि एटम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, आपको पता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जैसे कि अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम में बच्चों 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ नहीं कि नहीं? तो बताओ 11 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा? +11। और 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा? -11। तो नेट चार्ज कितना होगा? 0, कट जाएगा दोनों। ऐसे आप फील कर सकते हो कि नहीं बताओ? तो बताओ एटम न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर यस, नहीं न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। ओके, बात समझ में आई? क्लोरीन में देख लीजिए, क्लोरीन का ये एटम देखिए। हाँ भाई, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं क्लोरीन में? 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 17। भाई जो एटम का, हाँ -17 नहीं, -17 नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन के नंबर मैंने लिखे हुए हैं ना। -17 का मतलब उस पर -17 यूनिट चार्ज है। जब चार्ज की आप बात करोगे तो आप बोल सकते हो। ये अभी हमने लिखा है यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। 17 प्रोटॉन की वजह से +17 चार्ज और 17 इलेक्ट्रॉन की वजह से -17। नेट कितना हो गया? 0। तो एटम न्यूट्रल ही तो है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्लोरीन के न्यूक्लियस में जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। अभी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन डी कह रहा है एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना। अभी तो मैंने आपको बताया था कि ध्यान से चेक करो, कह रहा है एटम्स अगर एग्रीगेट हो जाएं, पास पास आ जाएं, तो वो मैटर बनाते हैं और आप उसको क्या कर सकते हो? या तो देख सकते हो, या तो फील कर सकते हो, या तो टच कर सकते हो। बिल्कुल सही। मैं आपको एग्जांपल देता हूं आयरन के पीस का। लोहे का जो पीस है, कोई आयरन का पीस है बच्चों, तो ये मेटल का कोई पीस है आयरन का। तो आयरन का जो पीस होगा, आयरन का एटम का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। ठीक, तो ये जो आयरन का पीस है, अगर इस पे जाके अगर हम रिसर्च करें तो हमें क्या पता चलता है कि इसमें बहुत सारे आयरन के क्या हैं? एटम्स। ये देखिए, बहुत सारे आयरन के एटम है जो आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे हाथ में एक आयरन का पीस आ जाता है और हम उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी तरीके से भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, किसका? याद करिए, वाटर का। मैंने बोला था एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका हाथ नहीं गीला करता, लेकिन बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जब पास पास आ जाते हैं तो आपका हाथ गीला हो जाता है। लेकिन वो जो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे, वो बने किससे? बहुत सारे एटम्स से। बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं और बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होते हैं। बात समझ में आई? तो आप उसको टच कर सकते हो कि नहीं? तो आपको फील होता है हाँ भाई चलो ये पानी है, कोई लिक्विड है ये। इसी तरीके से एयर ले लीजिए जरा। एयर जो होती है आपकी, ठीक है, तो एयर में क्या होता है बताइए? एयर में गैसेस होती हैं, है ना। एयर क्या है? गैसेस का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपकी नोबल गैसेस भी होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी गैसेस होती हैं। अब एक बात बताओ कि एयर आप कैसे टच करके आती है? मतलब हवा चलती होगी, कभी आपने देखा हो तो फील करते हो। आप बाइक पे जा रहे हो तो हवा लग रही है, तो वो क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। अब वो मैटर ही तो है जो आप फील कर रहे हो। वो मैटर बना किससे बताइए? चेक करिए, एटम्स का ही तो क्या है? एग्रीगेट हुए। कैसे? कोई पूछेगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा, तो बोलोगे देखो कार्बन और ऑक्सीजन का एटम जब एग्रीगेट हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बना? मॉलिक्यूल बना। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हवा में होते होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आप जब बाइक से ऐसे आते हो तो कुछ जैसे लगता है आपको मार रहा है आके, तो वो कौन आता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स हाई वेलोसिटी से आके आपसे टकराता है, या आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो एक रिलेटिव वेलोसिटी पैदा होती है। वो सब अलग की बात है, क्लास 11th में आप देखोगे, लेकिन आपको फील हुआ ना। हाँ, नाइट्रोजन के भी मॉलिक्यूल आके लग रहे होंगे, हाइड्रोजन के भी लग रहे होंगे, ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन के भी लग रहे होंगे। तो इस तरीके से मोटी मोटी बात यह है कि जो मैटर आपने फील किया वो कलेक्शन है किसका?
बहुत सारे एटम्स एग्रीगेट होकर ऐसा मैटर बनाते हैं। पसंद में? तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे, ओके, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।